Good morning, students. Welcome to the concept classes. Myself Dharmendra Sharma. Today we are going to start our next topic of 12th class, that is AC circuit containing resistance only, AC circuit containing capacitance only, and AC circuit containing inductor only or inductance only. So आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, क्योंकि आगे जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी और इन्हीं को लेके फिर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को आप देखें और वीडियो पे थोड़ा फोकस करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के अपने पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारे पास होगा AC सर्किट कंटेन रजिस्टर ओनली। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी एक AC सोर्स को केवल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज ए रेजिस्टेंस, ये हमने अपना AC सोर्स यहाँ पे लगा दिया। रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू R है और जो हमारे पास AC सोर्स है वो है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप उसको लिख सकते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स को केवल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप आता है वो हमें यहाँ पर देखना है। वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस होगा या फिर नहीं होगा, उन सब चीज़ों के बारे में आज हमें यहाँ पर बात करनी है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास करंट है वो फ्लो करता है I। जब ये करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करेगा यहाँ पर, तो पोटेंशियल ड्रॉप प्रोड्यूस होगा V इक्वल टू I R। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है सिंपली, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ रेजिस्टर द वोल्टेज इज प्रोड्यूस। तो पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे V इज इक्वल टू I R। तो डेरिवेशन क्या बनेगी, एज अल्टरनेटिंग EMF, जो अल्टरनेटिंग EMF हमने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एज वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर ड्यू टू करंट। करंट की वजह से जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो कितना होगा हमारे पास, V इज इक्वल टू I R, और यू कैन राइट इट E इज इक्वल टू I। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जब इस रेजिस्टेंस में आपका I करंट जो फ्लो करेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं I की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास E अपॉन R। ये वैल्यू हमारे पास E की है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। अब ये जो रिलेशन है E नॉट अपॉन R, इसको आप क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द रिलेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी, और जब वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी अकेले रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करती है, तो वहां पर जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट का जो रिलेशन बनता है दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और जो प्रोड्यूस करंट है वो कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों का जो फेज है, यहाँ पर भी हमारे पास एंगल ओमेगा टी है, यहाँ पर भी जो एंगल है दैट इज आल्सो ओमेगा टी। तो दोनों में जो हमारे पास फेज है, आप कह सकते हैं जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0। दोनों आपके सेम फेज में रहेंगे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब किसी AC सोर्स को आप केवल रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है वो दोनों क्या होते हैं,
बोथ आर इन सेम फेज, दोनों किस में रहेंगे, सेम फेज में, या फिर उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा पाई से डिनोट करते हैं वो कितना रहेगा हमारे पास, 0। उस केस में आपका कोई भी फेज वहां पर फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। अब अगर इस चीज को मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि भाई इसकी जो फेजर डायग्राम है, जो वेक्टर डायग्राम है जिसको हम फेजर डायग्राम कहते हैं, वो किस तरीके से बनेगा इन द केस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो अगर मैं यहां बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज अ वेवफॉर्म और ये हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर दी बेटा। ये हमारे पास पीक वोल्टेज है विच इज डिनोटेड बाय ई नॉट और ये हमारे पास टाइम है t। अब अगर हम यहां पर देखें तो इन वैल्यूज पर, यहां पर और यहां पर जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, मिनिमम। जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है वो कितना आता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हमने बात करी कि दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब क्या है कि जहां पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वहीं पर करंट मैक्सिमम रहेगा, जहां पर वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम आएगी वहीं पर करंट मिनिमम रहेगा। अब अगर हम देखें यहां पर, तो मैं ये बना रहा हूं करंट के लिए, दिस इज द वेव फॉर्म फॉर करंट। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है यहां पर, ये हमारी जो वेव फॉर्म है दैट इज फॉर करंट। तो ये हमारा ईएमएफ है और यहां पर जो हमारे पास है दैट इज योर करंट। अब आप इस पॉइंट पे आइए, यहां पर इस जगह पर आप देख सकते हैं दोनों चीजें मैक्सिमम है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, टाइम की वैल्यू t/4। इक्वेशन में आइए, एट t इज इक्वल टू t/4, e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, साइन 2 पाई टी, और स्मॉल t कितना है, t/4। t से t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो इक्वेशन आई ई नॉट इनटू में साइन पाई/2। साइन पाई/2 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1। तो यहां से ईएमएफ कितना आ गया हमारे पास, ई नॉट, तो t/4 पर ईएमएफ मैक्सिमम है। अब इसी चीज को मैं करंट के लिए अप्लाई करके देखता हूं। अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t और t कितना है हमारे पास, t/4। t से t कैंसिल आउट हो गया, साइन पाई/2 फिर से कितना हो गया, 1। तो करंट भी कितना है, मैक्सिमम। तो यहां पर हम इस चीज को देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे पास चीजें हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, वो सेम टाइम पर आपकी मैक्सिमम होती है और सेम टाइम पर आपकी मिनिमम होती हैं। तो ये हमारे पास इसी बात का कंक्लूजन है कि भैया जो वोल्टेज और करंट होते हैं किसी भी एसी सर्किट में जहां पर केवल रेजिस्टेंस या रजिस्टर लगा होगा, उस समय पे वोल्टेज और करंट आपके सेम फेज में होते हैं, वहां पर आपका फेज डिफरेंस 0 होता है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। एक चीज और तो ध्यान रखने वाली है, आप अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो करंट का जो एम्पलीट्यूड है या फिर जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की है वो वोल्टेज से कम है, क्योंकि जब आप उसको एसी सर्किट में फ्लो कराएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। वो डिसिपेटेड एनर्जी हमारे पास ये है जो डिफरेंस है दोनों के मैग्नीट्यूड में। सो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब दूसरी चीज इसमें जो होती है वेव फॉर्म के बाद, वो हमारा होता है फेजर डायग्राम। अगर हम बात करें, सेकंड थिंग इज द फेजर डायग्राम की जो हमारे पास फेजर बनता है, इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनती है, वेक्टर डायग्राम में जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास एक्स वाई हमने एक्सिस सपोज कर लिया बेटा। अब आप मान के चलिए कि आपने ये ईएमएफ अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन में, जिसका जो एंगल है इनिशियली वो कितना था हमारे पास, ओमेगा टी। ये एंगल था साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि जिस तरफ इसकी वोल्टेज है, तो ये हमारे पास ईएमएफ है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गई आपकी ई नॉट, और करंट भी आपका सेम फेज में रहेगा, तो ये हमारे पास करंट हो गया, दैट इज मैक्सिमम करंट आई नॉट। इसकी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम और वेक्टर डायग्राम फॉर अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। इस तरह के डायग्राम आपके ड्रॉ करने के लिए आते हैं पेपर में। तो ये हमारे पास एंगल कितना बनेगा, ओमेगा टी। ये भी हमारे पास ओमेगा टी रहेगा। क्लियरली पता है आपको कि अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल रहेंगे।
सो दिस इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट जिसमें एसी सर्किट को केवल रजिस्टर से कनेक्ट किया गया। तो वहां से हमने जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई एसी सर्किट केवल रजिस्टर से कनेक्ट होता है तो वहां पर जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 0। वहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, करंट और वोल्टेज दोनों आपकी सेम फेज में लाई करती हैं। अब आगे अगर हम चलते हैं तो अगला हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो होगा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इस बार हमने क्या किया है कि एक एसी सर्किट लिया, सपोज करो इस तरीके से हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर को हमने अपने एसी सोर्स से कनेक्ट किया। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है दैट इज सपोज टू बी आई। अब आपने जो वोल्टेज अप्लाई करी अल्टरनेट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास हो गया। अब क्या होगा, इस ईएमएफ की वजह से, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर करंट जो है हमारा प्रोड्यूस होगा और जब ये करंट ग्रो करेगा इस इंडक्टर के अंदर सेल्फ इंडक्शन, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इस करंट को बढ़ने से रोकेगा। ये हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल कॉइल ड्यू टू व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड टू अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट। तो जैसे जैसे यहाँ पे करंट बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, एक बैक ईएमएफ आएगा और ये ईएमएफ जब तक आता रहेगा जब तक करंट यहाँ पर ग्रो करता रहेगा। अब हमें केवल देखना क्या है यहाँ पर कि इस ईएमएफ को अप्लाई करने से यहाँ पर ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट का जो फेज है क्या वो सेम है या फिर इन वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन छोटी सी यहाँ पर करनी है। फिर उसके लिए हम वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम अपना बनाएंगे जैसे हमने अभी रेजिस्टेंस के लिए बनाया था। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जैसे हमने किसके केस में किया था, इन द केस ऑफ रेजिस्टर। उससे पहले हमें पता है जो ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सेल्फ इंडक्शन निकालते थे ऐसे। ये जो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमने पढ़ रखा है तो अपना कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। एज वी नो अल्टरनेटिंग वोल्टेज रिप्रेजेंटेड बाय, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास है उसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट। अब जो करंट हमारा ग्रो करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है और इंडक्टर को जब आप एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, करंट आपका ग्रो करना शुरू होगा यहाँ पर। अब जो करंट ग्रो करेगा उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर एक बैक ईएमएफ आएगा और उस बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हाई रहेगा तो बैक ईएमएफ भी हाई हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लो रहेगा तो बैक ईएमएफ भी हमारा लो हो जाएगा। सो द बैक ईएमएफ, नोट्स में बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें लिखी हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है मैं इतना यहाँ पे लिख नहीं सकता। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी दैट इज इक्वेशन नंबर 7। अब आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, तो ये भी ईएमएफ ही है और ये भी ईएमएफ ही है। इसको आप चाहें तो कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो आप जब कंपेयर करते हैं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी। अगर आप इस ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये साइन आपका कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अगर आप केवल मैग्नीट्यूड के लिए जाएंगे तो एल डी आई अपॉन डी टी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें कि भाई हमें साइन भी लेके चलना है तो क्या बनेगा, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं एल डी आई अपॉन में डी टी। इसको थोड़ा रीअरेंज करें यहाँ से, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू में साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये वो स्मॉल करंट है जो इस सर्किट में प्रोड्यूस किया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज ने। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे बेटा, इसका हम इंटीग्रेशन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल इंटू में साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है जी। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको आप बाहर ले लेंगे तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल आपका कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन होगा आपका किस चीज का, साइन ओमेगा टी डी टी।
ठीक है जी। ई नॉट इज योर मैक्सिमम ईएमएफ, वो कांस्टेंट रहेगा, और एल हमारे पास इंडक्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx, दैट इज इक्वल टू cos nx डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर n की जगह ओमेगा है, x की जगह t है, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई नॉट अपॉन एल इंटू में cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आया sin ओमेगा t dt का, दैट इज cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब sin का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस cos, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये क्या बनेगा, माइनस cos nx अपॉन में n। ठीक है जी, इसको थोड़ा रीअरेंज आप करें, I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस साइन आप बाहर ले लें, इनटू में cos ओमेगा t। सो ये जो रिलेशन हमारे पास है 1 अपॉन ये जो कंडीशन है ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एल, इसको बोलते हैं हम एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो कि इंडक्टर ऑफर करता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 100% आइडियल हो, तो जो इंडक्टर होगा वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्सएल, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा मल्टीप्लाई बाई एल, विच इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल लिख सकते हैं आप इसको, इनटू में cos ओमेगा t। अब अगर आप इस रिलेशन को देखें तो E बाई आर ही तो है एक तरीके से हमारे पास, ये भाई I इज इक्वल टू E अपॉन आर होता है हमारे पास, ये ई नॉट है तो ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लिख रहा है हमारे पास XL। सो I इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस I नॉट cos ओमेगा t। ये इक्वेशन यहाँ पर इंडक्टर के लिए करंट की आई है, और जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया था वो कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है जी भाई, यहाँ तक हमारे पास क्लियर है। ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज था, ये बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से डी आई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये मैक्सिमम के लिए इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लिया, sin ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस 1 अपॉन ओमेगा बाहर निकाला, ओमेगा एल हमारे पास एक्सएल होता है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर जिसको ऑफर करता है। ओमेगा एल की जगह एक्सएल रखा आपने, ई नॉट अपॉन एक्सएल, ई अपॉन आर करंट होता है, तो ये हमारे पास आई नॉट cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट में अगर मैं एक चीज नोटिस करूं कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी वो कितनी है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो हमने करंट गेन किया वो कितना है, आई नॉट cos ओमेगा टी। अब या तो मैं इसको cos बना लूं या फिर इसको साइन बना लेता हूं, तो मैं इस फंक्शन को चेंज कर लेता हूं। हमारा रिजल्ट ये आया, ध्यान रखना आपने, क्योंकि जब हम आगे अभी कुछ समझेंगे तो इस रिजल्ट का हेल्प लेंगे वहां पर। तो अगर मैं इस cos थीटा को sin थीटा में चेंज करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस 500। तो ये हमारा करंट बनता है जब एसी सर्किट में इंडक्टर रहता है, और ये हमारे पास वोल्टेज है। अब देखिए वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, यहाँ पे कितना है माइनस π/2, तो ओमेगा टी में से कुछ कम हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जिस सर्किट में केवल क्या होता है, ओनली इंडक्टर, ठीक है जी, वहां पर क्या होगा, जो वोल्टेज है वो क्या करेगी, वोल्टेज इज लीड द करंट बाय फेज π/2। मतलब इसमें क्या होगा, जब किसी सर्किट में आप केवल इंडक्टर लगाएंगे तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 एंगल से आगे निकल गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे रह गया, दैट मींस 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी एक ऐसे सर्किट की जहां पर केवल आपने एक इंडक्टर लगाया है। अब इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि जो ये इक्वेशन बनी है वो क्या शो करती है। अगर मैं एसी सर्किट में जब केवल इंडक्टर लगे उसके लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो वो किस तरीके से होगी हमारे पास, अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो आप सेम अप्लाई करते हैं, दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट जो हमारे पास करंट होगा वो आपका इस तरीके से आएगा।
लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो करंट है ये आपका मैक्सिमम ईएमएफ हो गया, दैट इज ई नॉट, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर करंट आई नॉट। मैग्नीट्यूड कम रहेगा ड्यू टू द एनर्जी लॉस। अब इस चीज पर आप एक नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आप देखें T/4 पर, तो यहाँ वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट कितना आ रहा है आपका मिनिमम। उसके बाद इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर क्या है आपका, इस जगह पर आपकी वोल्टेज मिनिमम है, करंट कितना आ रहा है आपका मैक्सिमम। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ आपकी वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट कितना है मिनिमम, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस चीज को प्रूव करते हैं। हम बात करते हैं एट T = T/4, जहां पर वोल्टेज आपकी मैक्सिमम है, करंट कितना है मिनिमम। ये तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट थे, तो मैं लिखूंगा ईएमएफ के लिए E = E0 sin 2π/T × T/4, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, π/2 साइन मैक्सिमम होता है, E = E0, तो T/4 पर आपकी वोल्टेज मैक्सिमम है। इसी चीज को अगर मैं करंट की इक्वेशन में लेके चलता हूं तो क्या बनेगा, I = I0 cos 2π/T × T/4, T से T कैंसिल आउट हो गया, π/2 cos 90 कितना होता है बेटा 0, तो करंट कितना आ गया हमारे पास मिनिमम। तो ये इसी चीज को शो करता है कि जब हमारे पास किसी एसी सर्किट में केवल आपका इंडक्टर लगेगा तो उस केस में करंट और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से फेज डिफरेंस में रहेंगे। करंट 90 डिग्री पीछे रहेगा, वोल्टेज 90 डिग्री रहेगी हमारी आगे। इस चीज को शो करने के लिए कंडीशन लगती है हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे ω2 है, यहाँ पे क्या है ωt - π/2। अब अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं तो फेजर में आपने क्या करना है भाई, ये आपकी अप्लाइड वोल्टेज हो गई जिसका इनिशियल एंगल कितना है ωt, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज E0। ठीक है जी, इक्वेशन क्या है इसकी, E = E0 sin ωt। अब करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो ये हमारे पास हो गया आपका मैक्सिमम करंट I0, और ये क्या है I = I0 sin ωt - π/2। दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है बेटा 90 डिग्री, और फ्रीक्वेंसी इट इज π/2। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। अब करंट पीछे रह रहा है, इसलिए हमारे पास करंट कहां रहेगा नेगेटिव एक्सिस में। अगर आगे रहेगा वो देखेंगे हम कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज को लीड कर जाता है 90 डिग्री से, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज का, जिसमें हमने बात करी कि जब किसी एसी सर्किट में आपके रजिस्टर और इंडक्टर को अकेले अकेले लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन आते हैं, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको आप वेव फॉर्म से और फेजर डायग्राम से किस तरीके से शो करते हैं। इसमें आपकी वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेरिवेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में कई बार आई हुई है। तो प्रॉपरली अपने टॉपिक को आप देखेंगे और अप टू डेट अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे एंड पढ़ाई पे फोकस करेंगे बेटा। हैव अ गुड डे, बाय।